2025 की इस कोरियन फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ एक झूठ है, क्योंकि मर्डर की ये कहानी कत्ल से भी खतरनाक किसी एक चीज की कहानी है, और वो चीज है एक रिपोर्ट। समझ नहीं आया? अभी समझाता हूँ। 2025 की फिल्म मर्डर रिपोर्ट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे चो यंग जून ने बनाया है। फिल्म का मेन फोकस है एक सीरियल किलर और एक रिपोर्टर के बीच के इंटेंस इंटरव्यू पर जो एक होटल रूम में चल रहा है। इस फिल्म को एक चेम्बर ड्रामा स्टाइल में बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादातर हिस्सा इस फिल्म का एक ही लोकेशन पर है और सस्पेंस बिल्डअप करने के लिए डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको ऐसी क्लासिक मिस्ट्री थ्रिलर्स पसंद है तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, और अगर आप इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म में छिपे थीम्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले इस फिल्म की बेसिक प्रेमाइस को समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक वेटरन रिपोर्टर स्योन जू से, जिसे एक अनजान इंसान का फोन कॉल आता है। वो आदमी अपने आप को एक सीरियल किलर बताता है और कहता है कि उसने 11 लोगों को मारा है। वो स्योन जू से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगता है और कहता है कि वो बदले में अपने अगले विक्टिम का नाम बताएगा ताकि स्योन जू उस विक्टिम को बचा सके। ये कॉल स्योनजू के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है और एक पुराने स्कैंडल की वजह से उसका नाम खराब हो गया था। वो अपने बॉयफ्रेंड हान सांग वू से बात करती है, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। हान को पहले तो लगता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक है, लेकिन वो स्योनजू की सेफ्टी के लिए उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। जब स्योनजू इंटरव्यू लेने के लिए होटल में गई तो हान ने होटल के दूसरे रूम में चेक इन करके स्योनजू के रूम में कैमरास लगा दिए और एक दूसरे से लगातार कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने ईयर पीसेस का इस्तेमाल किया। अब वो किलर वहां आया और उसने बताया कि उसका नाम योंग हुन है। वो एक साइकियाट्रिस्ट है जो सीरियल किलर भी है। शुरू होते ही ये इंटरव्यू एक ही फ्लो में चलता है और इस तरह इस फिल्म में टेंशन को बिल्डअप किया गया है, बिल्कुल एक स्टेज प्ले की तरह, जहाँ पे कैरेक्टर्स के वर्ड्स और उनके इमोशंस का इस्तेमाल करके टेंशन को बिल्डअप किया जाता है। योंग हुन स्योनजू को अपने मर्डर्स के वीडियोस दिखाता है जिनमें वो विक्टिम्स को टॉर्चर करके उन्हें जान से मार रहा है। ये सारे वीडियोस रियल है, इनमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है, और इससे ये कंफर्म होता है कि सामने बैठा ये आदमी सचमुच एक सीरियल किलर है। अब इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट जो लोगों को कंफ्यूज कर देता है, योंग हुन के किए मर्डर्स का मोटिव। पहले तो व्यूअर्स को लगता है कि योंग हुन सिर्फ उन लोगों से बदला ले रहा है जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया होगा, मगर योंग हुन बताता है कि ये कोई सिंपल इंसाफ नहीं है और उसका ये कत्ल करना किसी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। उसके साइकियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी क्रिमिनल की वजह से ट्रॉमा पहुंचा है और वो उन क्रिमिनल्स को मारकर अपने पेशेंट्स का इलाज करता है। ये आइडिया उसे उसके पर्सनल ट्रॉमा से आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ जबरदस्ती की गई थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को साइकोसिस हो गया। ये साइकोसिस इतना खराब था कि वो अपने ही बेटे में एक रेपिस्ट को देखती थी, और इसी ट्रॉमा की वजह से उसने अपने बच्चे के साथ कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी पत्नी के रेपिस्ट को इंसेनिटी प्ली की वजह से सिर्फ 4 साल की सजा मिली, लेकिन वो जेल में इलेक्ट्रिक शॉक से मारा गया। योंग हुन अपना बदला नहीं ले पाया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने पेशेंट्स की मदद करता रहा। तो फिल्म की शुरुआत से जो सिर्फ एक सीरियल किलर का काम या बदले का एक्ट लग रहा था, वो असल में एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट था, जो एक बिल्कुल ही ट्विस्टेड ट्रीटमेंट है। इंटरव्यू के दौरान योंग हुन ने रूम सर्विस वेटर को बंदी बनाया और स्योनजू की आंखों के सामने उसे टॉर्चर करके मार दिया। असल में वो एक होटल वर्कर को ब्लैकमेल और सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था, और जिसके साथ वो ये कर रहा था वो योंग हुन की ही पेशेंट थी। मगर ये वेटर वो विक्टिम नहीं था जिसके बारे में वो स्योनजू को बताने वाला था, बल्कि ये वेटर सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल की मदद से व्यूअर्स और स्योनजू को ये बताया जाता है कि सामने बैठा ये इंसान कितना खतरनाक है। अब यहाँ से इस फिल्म के ट्विस्ट शुरू होते हैं। योंग हुन ने तो अपनी कहानी बता दी, मगर अब वो जानना चाहता था कि स्योनजू ने इंटरव्यू लेने का फैसला क्यों किया और उसका असली मोटिव क्या है। तब स्योनजू ने उसे अपनी कहानी बताई। कुछ साल पहले स्योनजू एक कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिस कंपनी से कुछ ऐसे जानलेवा केमिकल्स निकल रहे थे जिनकी वजह से औरतों को पीडियाट्रिक कैंसर हो रहा था। उसे ये सब कुछ मिन नाम के आदमी से पता चला, जो उस कंपनी के बायो फाइनेंस टीम में काम करता था। मगर सारे सबूत स्योनजू के घर से चोरी हो गए और मिन एक एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये एक्सीडेंट क्या था और कैसे हुआ था, ये तो सबको समझ आ गया होगा।
अब कहीं से ये उड़ती उड़ती अफवाह फैलाई गई कि सियोंजू उसी कंपनी के साथ मिलकर सारे सबूत और सारे गवाह मिटा रही है, जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। अब यहाँ आता है फिल्म का अगला ट्विस्ट। योंग हुन ने ये कन्फेस किया कि ये टिप या अफवाह उसी ने फैलाई है ताकि सियोंजू को डेस्परेट होकर इस इंटरव्यू के लिए उसके पास आना पड़ जाए। मगर ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होते। यहाँ आता है फिल्म का बड़ा ट्विस्ट जो अगले विक्टिम की पहचान सामने लाएगा। योंग हुन ने एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई जिसे एक रेजर के साथ बुली किया जाता है। ये कहानी सुनकर सियोंजू को शक हुआ कि जिस बुली की वो बात कर रहा है वो उसी की बेटी ये रिन है। मगर ये रिन बुली नहीं बल्कि वो स्टूडेंट है जिसे बुली किया जा रहा है। तो आखिर ये रिन का बुली है कौन? फ्लैशबैक के जरिए ये रिवील किया जाता है कि सियोंजू की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हान, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, कंपनी के दिए गए लालच में फंस गया और कंपनी के कहने पर उसी ने सारे सबूत चुराए थे। ये रिन ने उसे ये सब कुछ करते हुए देख लिया और उसका मुंह बंद करने के लिए हान ने उसी के साथ जबरदस्ती की, जबकि ये रिन माइनर थी और हान को अपने पिता जैसा समझती थी। ये रिन कभी इस ट्रॉमा से रिकवर नहीं हो पाई और योंग हुन की पेशेंट बन गई। इसी के बाद योंग हुन ने इस इंटरव्यू को प्लान किया ताकि वो सियोंजू को इस केस में इन्वॉल्व कर सके। ये ट्विस्ट इस फिल्म का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट था और इस ट्विस्ट के सामने आने पर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि योंग हुन जो कुछ कर रहा है वो गलत है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ व्यूअर्स इंसाफ और मोरालिटी के बीच किसको चुने। अंत में हान को कन्फ्रंट करने के लिए सियोंजू हान के रूम में गई। योंग हुन ने पहले से हान को बंदी बनाकर रखा था, मगर हान ने किसी तरह अपने आप को आजाद कर लिया। हान अपने गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं था और वो कहने लगा कि योंग हुन झूठी बातें बनाकर उन दोनों को मैनिपुलेट कर रहा है। मगर फिर उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। अब इस फिल्म का सबसे वायलेंट सीन सामने आया और सियोंजू को उससे बचाकर योंग हुन ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। इस कत्ल के बाद ये रिन का जो रिएक्शन आया उसने तो योंग हुन के ट्रीटमेंट को सही साबित कर दिया। मगर ये फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इंसाफ का ये तरीका सही था या नहीं। ये फिल्म एक ओपन एंडेड फिल्म तो नहीं है, मगर ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। योंग हुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू में डेक्स्टर की याद दिलाता है। अगर आपने डेक्स्टर नाम की ये सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि डेक्स्टर हमेशा से ये कहता आया है कि वो ये मर्डर्स इंसाफ के लिए करता है, मगर कहीं ना कहीं ये बात सही साबित हो जाती है कि वो थ्रिल और सैटिस्फैक्शन के लिए लोगों को मारता है। अब ये फिल्म डेक्स्टर से सिमिलर इसलिए है क्योंकि योंग हुन का मोटिव अपने पेशेंट्स को सैटिस्फैक्शन पहुंचाना है, मगर अपने पेशेंट्स को सैटिस्फैक्शन पहुंचाते पहुंचाते वो खुद को भी सैटिस्फैक्शन पहुंचाता है। अगर मुझे इस फिल्म को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म की कहानी और सेटिंग को देखते हुए अगर आप डेक्स्टर और 12 एंग्री मैन को एक बर्तन में लेकर उन्हें मिक्स करो तो मर्डर रिपोर्ट बनती है। मर्डर रिपोर्ट, जिसे मर्डरर रिपोर्ट भी कहा जाता है, एक डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो ऑडियंस को सिर्फ सस्पेंस नहीं देती बल्कि उन्हें एक मॉरल डिलेमा में भी डाल देती है। और ऐसे कई थीम्स है जो हमारे सामने लेकर आती है, जैसे कि इंसाफ और बदले की भावना। योंग हुन वैसे तो दूसरों को इंसाफ दिला रहा था, मगर इस सब की शुरुआत उसके निजी ट्रॉमा से हुई थी। तो आखिर ऐसे लोगों को मारना इस इंसान को हीरो बनाता है या मॉन्स्टर? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताना। इस फिल्म में और ऐसे सिंपल डिटेल्स है जिन्हें सिंबोलिज्म की तरह देखा जा सकता है, जैसे कि खून का इस्तेमाल इस फिल्म में गिल्ट को दिखाने के लिए किया जाता है और खून उस कॉन्सिक्वेंस को भी दिखाता है जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इसलिए फिल्म के अंत में ये लाइन कही गई है, तुम्हारे हाथ मेरे खून से रंगे हैं, इसे धोना आसान नहीं होगा। इस पूरे इंटरव्यू को एक होटल रूम का सेटअप दिया गया है जो एक तरह से एक कन्फेशन रूम या थेरेपी सेशन जैसा लगता है, और यहाँ किलर थेरेपिस्ट बन गया है और सामने मौजूद रिपोर्टर एक पेशेंट। इस फिल्म में जितने फ्लैशबैक्स और पास्ट ट्रॉमास को दिखाया गया है वो काफी डार्क और धुंधले हैं और ये मेमोरी के अनरिलायबिलिटी को सिंबलाइज करता है, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी यादें ठीक तरह से याद नहीं रह पाती। ओवरऑल ये फिल्म आई सॉ द डेविल और मेमोरीज ऑफ मर्डर्स जैसी कोरियन थ्रिलर्स की तरह जस्टिस सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन यह साइकोलॉजिकल लेयर थोड़ा ज्यादा डीप है। और ये फिल्म ऑडियंसेस को अनकंफर्टेबल बनाता है क्योंकि अंत में योंग हुन के ट्रीटमेंट का तरीका सक्सेसफुल साबित होता है। अगर आपको इस फिल्म की ये कहानी, इस फिल्म के थीम्स पसंद आए और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको Amazon प्राइम पे ये फिल्म मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने हमारे चैनल पर नए तरीके के एक्सप्लेनेशंस बनाना शुरू किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नए एक्सप्लेनेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे।
हमें आपके एंगेजमेंट और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए और आप चाहते हैं हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते जाएं, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।